और विध्वंसक होता जा रहा है। जंग के 36 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारूदी हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। 36 दिनों से लगता है जंग और आगे चल करके भयानक हो जाएगी। ईरान दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का इधर दावा भी कर रहा है। ईरान ने बीते 24 घंटे में अमेरिकी वायुसेना के कई जंगी विमानों, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को टारगेट करने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट F-15E को निशाना बनाकर एक बार फिर चौंका दिया। इसके अलावा रेस्क्यू में लगे हेलीकॉप्टर A-10 जेट को भी टारगेट किया है। F-16 विमान और एयरक्राफ्ट KC-135 की आपात लैंडिंग ने सुपर पावर अमेरिका की तैयारियों और दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए। ईरान के दावों में कितना है दम? क्या ईरान ने वाकई अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाया है? ईरान कैसे अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बना रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। इससे पहले जो एक बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं। ईरान युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। ईरान ने F-15E जेट गिराने का दावा किया है। फाइटर जेट F-15 को मार गिराने का दावा फिलहाल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने एक पायलट को रेस्क्यू किया है। ईरान में दूसरे लापता पायलट की तलाश फिलहाल जारी है। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। बताइए F-15E को लेकर के क्या जानकारी है राजीव? देखिए, बहुत बड़ी बात है। ईरान ने जो दावा किया है, पहले जहाज दिखा रहे हैं और उसके बाद जो उसका मलबा जिससे बिखरा हुआ है, इससे ये लगता है कि ईरान की जो पावर है, जो मिसाइल की पावर की बात करते हैं, ट्रैक की पावर की बात कर सकते हैं, वो बाकायदा ट्रैक कर रहा है और मार गिरा है। और F-15E गिराने का मतलब क्या है? 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, जो बाकायदा अपग्रेड वर्जन जिसको कहा जाता है, ईगल कहा जाता है, जिसको कुवैत को सप्लाई किया गया। कई सारे देशों में ये फाइटर फ्लाई कर रहा है। और ये जो फाइटर की बात करें, ये डबल रोल कर सकता है, यानी डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। हवा से जमीन में मार कर सकता है और हवा से हवा में भी मार कर सकता है। और खासतौर से बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। और पिछले 24 घंटे में बात करें तो अमेरिकन एयर पावर का जिस तरह से नुकसान ईरान ने किया है, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। A-10 जो जेट है उसको नुकसान पहुंचा है, जिसका जो बॉडी जो है काफी मजबूत माना जाता है, टाइटेनियम का बॉडी माना जाता है। उसके बाद F-16 को भी इमरजेंसी लैंडिंग करी है। और KC-135 जो A-12 एयर रिफ्यूलर है उसको नुकसान पहुंचा है। तो एक कह सकते हैं कि अमेरिका को जो है पिछले 24 घंटे के अंदर जो है, जो ईरानी की जो सेना है, जो उसके ड्रोन है, जो उसके मिसाइल के बूते पर, या कह सकते हैं कि जो उसके ट्रैकिंग जो सिस्टम एयर डिफेंस गन के जिसको कह सकते हैं, उसके जरिए अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को चौंकाने के लिए और सोचने को विवश कर दिया कि उसके फाइटर 4th जनरेशन फाइटर को अगर ईरान मार गिरा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ईरान की ताकत बहुत हद तक बची हुई है। चलिए राजीव, आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि इस वक्त हालात क्या है पश्चिमी एशिया में और ईरान की ताकत क्या है। आप बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक सज्जनहार साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर संजय सोई सर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एयर कमोडोर रिटायर AS बहल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। AS बहल सर, आखिर ईरान इस पूरे युद्ध में मजबूत दिखता हुआ नजर आया। वो कहता है कि 48 घंटे का जो सीज फायर का प्रस्ताव वो भी हम नहीं मानेंगे। तो साहब, इतनी ज्यादा हिम्मत ईरान के पास आ कहां से रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ईरान का अगर हम ट्रंप की स्टेटमेंट से देखें, उन्होंने कहा था उनकी नेवी चली गई, उनकी एयरफोर्स को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन ईरान ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है रेजिलियंस को, विल टू फाइट को। तो जो दो चीजें इसमें आ जाती हैं, एक तो उनकी ड्रोन और मिसाइल की कैपेबिलिटी, और जो रेजिडुअल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है। मैं इस पे भी एक मिनट बात करना चाहता हूं। जो उनकी रेजिडुअल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसमें बावार 373 जो उनका मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, अरमान, खोर्दात, ये सब मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इनके लोकल हैं, ये खुद ही बनाते हैं। तो इन पे क्षति भी पड़ती है तो उसको रिपेयर कर देते हैं। S-300 जो उनको रशिया से मिला था, और ये भी सुना है कि S-400 भी मिला होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका एक सिस्टम्स है वो है, उनके पास 2000 से 5000 मैन पैड्स, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो शोल्डर फायर्ड इंफ्रारेड सीकिंग यानी कि हीट सीकिंग मिसाइल को फायर करते हैं, जिसका इफेक्ट A-10 एयरक्राफ्ट पे हुआ है। कुछ चैनल्स में आज से 3 दिन पहले मैं कह रहा था कि A-10 बहुत वर्नेबल है। अगर लो हाइट और लो स्पीड पे आता है तो उसको टारगेट किया जा सकता है। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण इसमें आ जाती है कि जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकर सिस्टम्स है उनके पास, तो अगर वो वाले जो है उनको रेडार सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। अगर रेडार
स्पॉइल्ड भी हो जाए तो वो जो इंजन और बॉडी की हीट होती है जहाज की उसको सेंस कर लेते हैं। अगर हवाई जहाज से करे तो 40 से 70 किलोमीटर, ग्राउंड से करे तो 150 किलोमीटर तक। तो इन सिस्टम्स की वजह से अगर वहां पे अमेरिका जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। आप देखिए इजराइल ने इतने सारे मिशंस फ्लाई किए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने 2 से 2,500 सर मुझे एक चीज और दर्शकों को जरा समझना चाहिए कि जितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, फाइटर जेट उसके जितने गिरे हैं, आप लोगों को भी लगता था कि कभी इतना नुकसान हो जाएगा? ये उम्मीद थी क्या पूरी दुनिया को? बिल्कुल, और ये इनकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में भी खराबी है, क्योंकि आजकल की लड़ाई जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज है, दूर से फायर करिए, ना कि आप एनिमी की टेरिटरी में जाके करें, तो वहां पे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसको शूट डाउन कर देगा। आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हम बात कर रहे हैं कि यूएसए ने क्या अंडर एस्टिमेट किया, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया है। और ये जो 2 जहाज उन्होंने शूट डाउन किए हैं, ये जहाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान की ओरिजिनल पॉलिसी थी 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना और युद्ध को खींचना, और वो युद्ध को खींच रहे हैं, और जितना ज्यादा दिन वो युद्ध को खींच रहे हैं उतनी ही जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है और जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है अमेरिका की और इजराइल की वो कम होती जा रही है। मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कई बार बर्न आउट हो जाते हैं अगर आप बहुत लंबे समय के लिए उनको ऑन रखते हैं, और साथ में जो मल्टी टेयर्ड के अंदर गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। और जहां तक जो अटैक्स किए हैं ईरान ने, उनके रेडार्स के ऊपर अटैक किए, थार्ड सिस्टम पे अटैक किए, उनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स पे अटैक किए, तो उनको कहीं ना कहीं 6 जो है साउथ कोरिया से लाने पड़े थार्ड, और 2 लाने पड़े उनको पैट्रियट सिस्टम जर्मनी से, और पोलैंड ने तो उनको मना कर दिया। देखा, छोटे छोटे देश अब मना कर रहे हैं अमेरिका को अपने सिस्टम देने के लिए, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा, ये उनका युद्ध नहीं है। अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, अमेरिका की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी सर, मैं आपके पास लौटूंगा, 40 बिलियन। आपने बहुत शानदार कहा कि अमेरिका अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। संजय सर, रास्ता क्या है अमेरिका के पास अब? क्योंकि उन्होंने अपने जो तमाम अधिकारी थे उनको हटा दिया, और ऐसे वक्त में हटाया जब युद्ध चल रहा है, बीच में रणनीति बनाने की जरूरत है। इसका क्या मैसेजिंग है सर कि बीच में अधिकारियों को हटा देना? बिल्कुल, जैसे अभी एयर कमांडर सर ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि आज अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। दूसरी बात, अधिकारी को बीच में हटाना, ये काफी क्रिटिकल बात आ जाती है, क्योंकि देखिए उनको सालों का अनुभव है। आज आपने प्रमोट करके उनको चीफ बनाया हुआ है, आज आप उनको सैक कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उथल पुथल दिखा रहा है कि क्या वो राजनीति जो सरकार चाह रही है और जो सेना चाह रही है, दोनों में विरोधाभास है। क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि आज जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से चलिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हाईएस्ट लेवल प्लानिंग होती है उसमें फर्क होता है, और जो ग्राउंड लेवल पे जब सोल्जर काम कर रहा होता है उसको पता है किस प्रकार से हमने युद्ध लड़ना है। जैसे हमारे भारत में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सरकार ने कहा कि आप समय चूज कीजिए, आप जगह सेलेक्ट कीजिए, आपने कहाँ टारगेट करना है वो आप कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों वो टेक्टिकल बैटल जो है, ऑपरेशनल बैटल जो है, वो सबसे बेहतर जानते हैं, ना कि राजनीति के जानते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि एयरफोर्स से लड़ाई गलत तरीके से लड़ रहे, वहां कहने के भरोसा दे दिया गया कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। खत्म कहाँ हुआ, अभी भी निकल के आ रहे हैं। वो पैसे बंद रखे हुए थे, उन्होंने छुपा के रखे हुए। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम को आप ऑन नहीं करते हैं, जब तक उसके रडार एमिशन नहीं होते हैं, तब तक पता नहीं चलता है। वो सरप्राइज फैक्टर उन्होंने मेंटेन करके रखा, और वहां वो धोखा खा गए ओवर कॉन्फिडेंस में। जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज भी फायर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उनके ऊपर उड़ रहे हैं, जिसका बार बार बखान भी कर रहे हैं कि आज हम ईरान के ऊपर कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी उसके ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज आ गया। और जो वाकई में अभी उनको सोचना पड़ेगा, उनके हमले की तरतीब को बदली करना पड़ेगा। और जो एक नुकसान है सबसे बड़ा, परसेप्शन, इमेज के ऊपर जो सबसे बड़ा नुकसान है। मिलिटरली इतना नुकसान नहीं है, 2 जहाज गिरने से इतना नहीं होता है, लेकिन दुनिया के अंदर जो इमेज है, जो उनकी सेना और वो खराब हो गई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय सर। अब मैं आपके पास लौटता हूं। अशोक सर, आप तो पूरे पश्चिमी एशिया को समझते हैं, तमाम अलग अलग देशों में रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि किसी की मध्यस्थता से ये युद्ध रुक सकता है, या आपको लगता है कि ईरान अभी किसी की बात मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए उसने 48 घंटे के जो सीजफायर के प्रस्ताव थे उनको भी खारिज कर दिया? क्या लगता है सर आपको? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नहीं, ईरान ने ये वाले जो मध्यस्थता के प्रस्ताव हैं, ये सीज फायर का जो प्रस्ताव है, इसको उसने रद्द कर दिया है, क्योंकि ये
अमेरिका की तरफ से आया है। परंतु मेरे विचार से अगर कोई ऐसे देश इसमें आते हैं, जैसे अगर रूस को लिया जाता है, रूस अगर मध्यस्थता का कुछ करने का प्रयास करता है तो यकीनन उसको ईरान नहीं आएगा। और मेरे विचार से ये जो पाकिस्तान, तुर्की वगैरह है, उनकी मध्यस्थता से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका कोई वो नहीं है, ना तो कंफर्ट लेवल है ईरान के साथ, ना कॉन्फिडेंस लेवल है उनका ईरान के साथ। अगर किसी का उनके ऊपर किसी प्रकार का कुछ थोड़ा सा दबाव है, कंट्रोल है, जिससे वो बातचीत से अपनी बात मनवा सकते हैं, वो मेरे ख्याल से रूस है, चीन है। चीन का अमेरिका के साथ उसके संबंध इतने ठीक नहीं हैं, तो वो इतना ज्यादा कारगर मेरे विचार से साबित नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन रहती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर जाने वाले हैं अगले महीने 14-15 तारीख को, परंतु फिर भी उनके संबंध इतने कुछ बेहतर नहीं है। केवल एक रूस है जिससे बहुत संबंध भी और रूस कोशिश भी कर रहा है सर, आज खबर आई कि कोशिश कर रहा है। ये भी जी बिल्कुल, तो यही मैं समझता हूं, जो रूस की जैसा देश है और भारत के संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं, और ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, परंतु अभी इस समय ऐसे अशोक सर, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आपका तब तक फ्रेम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। अमेरिकी सेना ने एक पायलट का रेस्क्यू किया है, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। दूसरे पायलट की तलाश जारी है, यानी दूसरे पायलट का रेस्क्यू अभियान जारी है। कल दक्षिण ईरान में ईरानी सेना ने F-15E को मार गिराया था और अब दूसरे पायलट की तलाश जारी है। एक पायलट का अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया था, मगर अभी दूसरे पायलट की तलाश जारी है। एस बहल सर, तमाम पायलट घायल हैं। ये जानकारी आई कि जो वायुसेना के 36 जवान हैं वो इस वक्त घायल हैं। तो कुल मिलाकर के जो नुकसान अमेरिका को हो रहा था वो तो हो ही रहा है, लेकिन और कितना नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है अगर ये युद्ध नहीं रुका तो? क्योंकि वो दावा तो फेल हो गया कि बस कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा युद्ध। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अमेरिका के जितनी एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सारी की सारी जो ईरान की ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी है उसके रेंज के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात है, आप देखिए ये जहाज जो है अमेरिका के, खासकर जो बड़े जहाज है जैसे KC-135 रिफ्यूलर हो गए, E-3A सेंट्री जो एवैक्स जहाज है, या फिर जो ये A-10 एयरक्राफ्ट जो आए हैं, ये सारे के सारे जो है ओपन में है, यानी कि इनके लिए कोई ब्लास्ट पेन या कोई प्रोटेक्टेड पेन नहीं है, प्रोटेक्टेड जगह नहीं है, ये बाहर ओपन के अंदर है। एक भी मिसाइल गिरती है तो जैसे रिफ्यूलर्स, काफी सारे रिफ्यूलर्स में क्षति पड़ी थी जब प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर अटैक किया गया था। तो अभी तक ईरान ने, मेरे को समझ नहीं आता कि भारी संख्या में इन जगहों पे हमले क्यों नहीं किए जब उनके जहाज इतने ओपन के अंदर है। शायद इस वजह से नहीं किए कि वो नहीं चाहते थे एस्केलेट करना, जहां पे इतना सारा नुकसान हो जाए अमेरिका का कि उसको वहां से फिर और भारी मात्रा में हमले करने पड़े या इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय कर दे, ईरान का, या रिफाइनरीज या गैस फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस वजह से शायद अभी तक वो रुके हुए थे, लेकिन अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है, इजराइल उनके रिफाइनरीज, गैस स्टेशंस, ब्रिजेस, पोर्ट्स, सब जगह हमला कर रहा है। और अगर उन्होंने खर्ग आइलैंड पे या जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के आइलैंड्स हैं उनके ऊपर, या फिर 440 किलोग्राम का जो उनका न्यूक्लियर एनरिच भंडार है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए कोई भी बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया, तो समझ लीजिए कि अमेरिका के बहुत भारी लॉसेस होंगे, साथ में बॉडी बैग्स जाएंगे, उनकी एसेट्स भी होंगी, और ये युद्ध इतना खिंच जाएगा कि पूरे विश्व की इकोनॉमी पे बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। खासकर भारत जैसे देश जो बहुत तेजी से एडवांस कर रहे हैं उनको भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है इजराइल का है। अगर किसी तरह से इजराइल को पीछे कर दिया जाए तो ट्रंप एक ऑनरेबल एग्जिट के साथ निकल सकते हैं। और जो सज्जन हर साहब ने बात की, हम अपने जवान ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे। हाँ, एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं इसके ऊपर। मैं सज्जन हर साहब के साथ काम कर चुका हूं एम्बेसी के अंदर। मैं जानता हूं इनकी दूरदर्शी जो इनकी व्यूज हैं और इतना अच्छा विजन है। इन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, एक अगर
इस समय ईरान को एक ही चीज की जरूरत है, गारंटर, जो एक ऐसा मैकेनिज्म जो ये कह सके कि आगे युद्ध होने वाला नहीं है। वो सीज फायर नहीं चाहते, वो युद्ध रोकना चाहते हैं परमानेंटली। उसके लिए सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जो कि अगर मध्यस्थता करे, अगर पुतिन एक्सेप्ट करें। रूस ने पहले भी कहा था हम 440 किलोग्राम जो यूरेनियम एनरिच्ड है हम अपने पास रख लेंगे। अगर वो मान जाते हैं ट्रंप इस बात को, और इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप हट जाइए अब अटैक्स हमला करने में, नहीं तो इजराइल खुद भी तबाह और बर्बाद हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। तो ये युद्ध का सॉल्यूशन निकल सकता है आने वाले हफ्तों में। ठीक है जनरल सोई, एक बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका ग्राउंड पर उतरता है उसको भारी नुकसान होगा, इसबेल साहब कह रहे हैं। क्या अमेरिका यह हिम्मत जुटा पाएगा कि वो ग्राउंड पर उतरे, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या बिना तैयारी के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी इनपुट के अमेरिका इस युद्ध में कूद गया था? नहीं, देखिए ऐसा अंजित जी कि अमेरिका ने, मैं ये नहीं कहूँ, तैयारी पूरी की। देखिए 4 महीने उन्होंने लगाए थे, जो बिल्डअप किया था ट्रूप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किया, जब सब इकट्ठे हो गए तभी उन्होंने हमला किया, दुनिया भर की इंटेलिजेंस इकट्ठी की। लेकिन जब आप युद्ध करते हैं तो जब आपका पहली गोली फायर होती है उसके बाद प्लान पूरे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ये पता नहीं कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो है उन्होंने दुश्मन का, जो उनका दुश्मन है, मैं अपना दुश्मन मतलब अमेरिका का जो दुश्मन है, उसका आकलन ठीक नहीं हो पाया। कि उन्होंने सोचा था कि 5-7 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, जिसका उन्होंने उनका रिजॉल्व का अंदाजा नहीं लगाया था। उन्हें लगा खुमैनी मर जाएगा तो उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वहां उल्टा हो गया, मोराल और अप हो गया, और जो थोड़े विरोध में थे वो भी साथ में मिलकर खड़े हो गए। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके जखीरे कितने ज्यादा हैं। हालांकि काफी इंटेलिजेंस मिली हुई थी, उन्होंने लगा था हम बर्बाद कर देंगे बंकर बस्टर बम्स और इन सबसे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात है। उनको लगा था उनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, इनकी लड़ने की एक ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी देखें हम प्लान तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरह की सोच समझ के लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हैप्पैज़र्ड फायर करें, जहां जरूरत पड़ती है वहां फायर करते, और बता के फायर कर रहे हैं कि आज हम अमेरिकन कंपनी में फायर करेंगे, अभी हम यूनिवर्सिटी में फायर करेंगे, अब इन्होंने 8 ब्रिजेस की लिस्ट दे दी, अब हम इस पे फायर बिल्कुल करेंगे। सर। तो सब चीजें जो है वो इंटेलिजेंस मिल रही है, तैयारी ईरान ने पूरी की है, जिसका इनको आकलन नहीं था। तो ये बात ये कि युद्ध आप शुरू कर सकते हो, खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। और गोली फायर होते ही जो प्लान है वो दूसरे के हाथ में बॉल चली जाती है, वो आपके हाथ में नहीं रहती। जी अशोक सज्जनहार सर, जैसा कि अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि 8 ब्रिज की लिस्ट जारी कर दी अलग अलग देशों में, जो पश्चिम एशिया के हैं, जो मिडिल ईस्ट के हैं, और ये कहा है कि हम इनको निशाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान के अंदर ब्रिज को। तो सर ऐसे तो फिर अगर अमेरिका भी हमले करता रहेगा और मिडिल ईस्ट के वो देशों को निशाना बनाते रहेंगे तो इससे नुकसान तो बाकी अरब देशों का है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था जो ऐसे हालात आ जाएंगे। जैसे अभी जनरल संजय सोई बता रहे हैं, इन्होंने अपने जो कैलकुलेशंस थी, जो अपनी तैयारी की थी, बड़ी अच्छी तरीके से की थी, और मेरे विचार से बड़े पुख्ता तरीके से। और उन्होंने ये सोचा था जो ईरान पिछले 47 साल में जब से वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद ईरान की स्थिति इस समय सबसे कमजोर स्थिति है, इससे ज्यादा कमजोर स्थिति नहीं हुई। उन्होंने देखा है कैसे वहां पर हजारों की तादाद में, 10,000 की तादाद में वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे जनवरी में। तो देखिए उन्होंने तैयारी तो की थी, पर उनसे ब्लंडर्स बड़े हुए, मिसकैलकुलेशन बड़े हुए हैं। एक तो जनरल संजय सोई ने बिल्कुल ठीक बताया, जो उन्होंने सोचा यहाँ पर अगर इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है धाराशाही हो जाता है तो ये अपने घुटने पर आ जाएंगे, जिसे वेनेजुएला में उन्होंने किया था। यहाँ पर वो वेनेजुएला करना चाहते थे, दूसरा वो हुआ नहीं। देखिए उसके अलावा जो उन्होंने सोचा था पिछले 47 साल में, देखिए बहुत हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। पिछले साल भी 12 दिन का युद्ध हुआ, परंतु ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। और वो यही सोच रहे थे, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को एक्सेप्ट किया है, जो हम नहीं सोच रहे थे जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, और बंद करेंगे पूरे विश्व में उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका। दूसरा उन्होंने कभी नहीं सोचा था जो ये ईरान यहाँ पर जो गल्फ के जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर
इतनी जोर से हमला करेगा, यहां तक कि केवल बेसिस पर नहीं परंतु उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो एयरपोर्ट्स है, उनका जो रिफाइनरीज है, सभी पर। देखिए जो ईरान ने किया है, एक इस वॉर को एसिमेट्रिक वॉर बना दिया है उसने। दूसरा, उसने इसको इकोनॉमिक वॉर बना दिया है। उनके जो भी हैं अर्थ व्यवस्था के आर्थिक जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल संसाधन हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहा है। और अभी जैसे आपने बताया, जो उन्होंने कहा है, जो आपने हमारा एक तेहरान से कराच जाने वाला जो बड़ा ब्रिज है, उसको आपने हमारा बिल्कुल ही ब्रिज था, उसको आपने खत्म किया है। हम आपके वहां पर जो भी बहरीन से सऊदी के लिए जाते हैं और जो ब्रिजेस जाते हैं, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो मैं समझता हूं आगे चलते हुए अमेरिका और इजराइल बड़े ध्यान से अब काम करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है जो उनका फ्री रन नहीं है, ना तो वो नेवल क्षेत्र में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो फ्री करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे हैं, वहां की जो एयर स्पेस है उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल टोटल बिल्कुल सर, आप बड़े विस्तार समझा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं सर, और इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो एक बड़ी खबर है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। ईरान में भी अमेरिकी पायलट की तलाश जारी है। आप देखिए कि बड़ी और अहम खबर यह है कि ईरान में भी अमेरिकी पायलट की तलाश जारी है। कुर्दिस्तान में बख्तियारी कबीले के लोग तलाश कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में तलाशी ली जा रही है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुर्दिस्तान के बख्तियारी कबीले के लोग भी उस पायलट की तलाश कर रहे हैं जिसके ईरान इलाके में लैंड करने की खबर आई है। कंधे पर राइफल लिए बख्तियारी कबीले के लोग उस पायलट को पहाड़ी इलाकों में खोज रहे हैं। ईरान युद्ध में काफी दिनों से ट्रंप ये बात कहते नहीं थक रहे थे कि ईरान के आसमान पर उनका राज है। अब उनकी इस बात को ईरान ने फिर एक बार गलत साबित कर दिया। अपने दावे को सही ठहराने के लिए ईरान ने बाकायदे वीडियो जारी किया है। ईरान के आसमान पर राज करने का सपना देख रही अमेरिकी वायुसेना को एक बार फिर ईरानी ड्रोन का डंक लग गया। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली के खात्मे के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावे के बाद ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को, जो कि ईरान के एयर स्पेस में था, उसे मार गिराया। ये फाइटर जेट हमारे एक नवविकसित उन्नत एयर स्पेस सुरक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया, जिसका संचालन IRGC करती है और जो ईरान के एकत्रित हवाई रक्षा नेटवर्क का हिस्सा है। ईरान ने यह भी दावा किया कि फाइटर जेट में सवार पायलट ईरान की जमीन पर ही कहीं गिरा, जिसकी तलाश की जा रही। ईरान ने फाइटर जेट का मलबा भी सोशल मीडिया पर जारी किया ताकि उसके दावे पर सवाल न उठे। ईरानी मीडिया तो बाकायदे इनाम का ऐलान भी कर दिया। कोई और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। उधर F-15E फाइटर जेट को मार गिराने के दावे जैसे ही अमेरिकी सेना तक पहुंचे, उन्होंने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी रेस्क्यू प्लेन और हेलीकॉप्टर आसमान पर लहराते नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी न आए, इसके लिए रेस्क्यू प्लेन को हवा में ही फ्यूलिंग किया जा रहा है। अब जहां अमेरिका हवा में अपने पायलट की तलाशी अभियान चला रही, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी कुछ लोग उसी अमेरिकी पायलट को खोज रहे हैं। कुर्दिस्तान के बख्तियारी कबीले के लोगों का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कंधे पर राइफल लिए लापता अमेरिकी F-15E जेट के पायलट को खोज रहे हैं। अमेरिकी युद्ध में अब तक 2 बार अमेरिकी लड़ाकू विमान ड्रोन हमले का निशाना बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका न पहले इस बात को माना था, न ही अब तक उसकी ओर से कोई बयान सामने आया है। देखना होगा कि जिस पायलट की तलाश दोनों ओर से हो रही है वो किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो बड़ी बात यह है कि फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिकन फाइटर जेट को ईरान नुकसान पहुंचा रहा है और
चाहे जमीन पर चाहे हवा में, वो कह रहा है कि हम पूरा जवाब देंगे। अब एस वैल साहब, एक बड़ी बात है और वो दिमाग पर पहला सवाल ये आता है कि 48 घंटे के सीज फायर को ईरान ने क्यों नकार दिया? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपने पूछा है। और जैसे दोनों राजनयिक साहब भी और जनरल साहब भी बोल रहे थे, उसी लाइन में अगर हम सोचें तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ईरान के लिए ये समय प्रेशर बनाने का बहुत अच्छा समय है। उनको ये लगता है कि मैं अगर सीज फायर करता हूं, उन्हें सीज फायर नहीं चाहिए, उनको युद्ध रुकने वाला चाहिए। अगर वो सीज फायर करते हैं तो इजराइल और अमेरिका अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा देंगे, अपने प्लान्स को और सुदृढ़ कर देंगे, और हो सकता है उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी शुरू कर दें या ग्राउंड ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें 6 अप्रैल के बाद। तो कहीं ना कहीं ईरान को लगता है कि जब भी सीज फायर हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, अपने जो उनके एयर डिफेंस की मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे उनकी वापस भरपाई की है, और साथ में तैयारी को और भी अच्छा किया है। ईरान जो चाहता है वो एक युद्ध की परमानेंट रोक चाहता है। वो कैसे हो सकता है? उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि अगर अमेरिका कहेगा सीज फायर या युद्ध रुकना तो हम उससे नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज है कि वो चाहता है कोई गारंटर हो, कोई इंटरनेशनल बॉडी हो, या फिर जैसे रूस जैसी बड़ी कंट्रीज हो जो कि ये कहें कि हम गारंटी लेते हैं कि आगे युद्ध नहीं होगा, तभी ईरान रुकने को तैयार है। नहीं तो जितना ये युद्ध खिंचेगा, ईरान की बर्बादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो वो क्षति पहुंचाएगा अमेरिका के ऊपर और जो वो क्षति पहुंचाएगा इजराइल के ऊपर, इजराइल का जो टोटल एरिया है वो एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का 1/4 हिस्सा भी नहीं है। यानी कि अगर वो चाहे ईरान तो और भी ज्यादा बर्बादी कर सकता है। और साथ में जो ईरान के पास एक रिपेयर करने की क्षमता है लॉन्चर्स की, या फिर जो क्षमता है मैन्युफैक्चरिंग की, मिसाइल्स और ड्रोन्स की, और जो खासकर अंडरग्राउंड सिटीज और सेंटर्स के अंदर है, तो वो धीरे धीरे अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करता जा रहा है और उससे युद्ध खींचता जा रहा है। जैसे युद्ध खींचता है तो ईरान को फायदा है क्योंकि बॉडी बैग्स वापस जाएंगे, अमेरिका डिग्रेड होगा। और जैसे जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, एक इनविंसिबल इमेज थी अमेरिका की, वो इनविंसिबल इमेज आज खत्म हो चुकी है। और जो उनके मन में दूसरी चीज आ रही है लोगों के कि अब हम अमेरिका को मना कर सकते हैं, जैसे कि पोलैंड ने कर दिया, छोटे छोटे देश भी अमेरिका को मना कर रहे हैं, और इस जियोपॉलिटिकल स्पेस को बहुत जल्दी चीन ऑक्यूपाई करता जा रहा है। ये सारी बातों को एक साइड पे रखते हुए और जिस हिसाब से रशिया और चीन मदद कर रहे हैं इस समय ईरान की उसको सस्टेन करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स देके, ड्रोन्स को देके, या फिर इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को देके, तो ईरान को लगता है कि आगे आने वाले समय में हम ज्यादा प्रेशर बना पाएंगे अमेरिका के ऊपर और दोबारा काफी लंबे समय तक अमेरिका और इजराइल उन पे हमले नहीं करेंगे। ये है कि प्रेशर क्रिएट हो, इसलिए ईरान 48 घंटे के सीज फायर जैसी चीजों को भी नकार रहा है।